गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल के वीडियो में हमने समूह का अर्थ, परिभाषा और सब प्राथमिक समूहों के बारे में बात की थी कि प्राथमिक समूह की अवधारणा किसने दी। तो हमने कल देखा था कि प्राथमिक समूह की जो अवधारणा है वो चार्ल्स कूले द्वारा दी गई। कौन सी बुक में दी? सोशल ऑर्गेनाइजेशन। किस सन में दी? 1909 में दी। तो आपको ये सब चीज़ें कल भी मैंने बताया था कि ध्यान रखनी है ना। तो आज हम किसका अध्ययन करेंगे? द्वितीयक समूहों का। चार्ल्स कूले ने प्राथमिक समूह की अवधारणा का उल्लेख किया है, द्वितीयक समूह की नहीं। तो आपसे अगर पूछा जाए कि द्वितीयक समूह की अवधारणा का उल्लेख क्या चार्ल्स कूले के द्वारा दिया गया, तो नहीं। इतना अवश्य है कि प्राथमिक समूह की अवधारणा के कारण ही द्वितीयक समूह की अवधारणा का भी विकास हुआ। द्वितीयक समूह सभ्य और विकसित समाज की देन है, जहाँ संबंधों में आत्मीयता एवं घनिष्ठता का अभाव पाया जाता है। तो हम प्राथमिक समूहों में देखा कि जो संबंध है वह अनौपचारिक है, द्वितीयक में औपचारिक है। तो आपके जो प्राथमिक समूह के संबंध है, आमने सामने के संबंध होंगे, घनिष्ठता होगी, आत्मीयता होगी संबंधों में, पर द्वितीयक समूह के संबंधों में ऐसा नहीं होता। द्वितीयक समूह के जो संबंध है वो औपचारिकताओं से भरे होते हैं। सामाजिक जटिलता में वृद्धि ने ही द्वितीयक समूहों को जन्म दिया। अब द्वितीयक समूह की अर्थ क्या और परिभाषा क्या है? जॉर्ज सी होमन्स तथा किंग्सले डेविस आदि विद्वानों ने द्वितीयक समूह पर प्रकाश डाला। प्रोफेसर डेविस ने द्वितीयक समूह के संबंध में लिखा है, द्वितीयक समूहों को स्थूल रूप से सभी प्राथमिक समूहों के विपरीत कहकर परिभाषित किया जा सकता है। बियरस्टीड ने बताया कि वे सभी समूह द्वितीयक हैं जो प्राथमिक नहीं हैं। इन दोनों परिभाषाओं से स्पष्ट है कि प्राथमिक समूह में पाई जाने वाली विशेषताओं के विपरीत प्रकार की विशेषताओं को व्यक्त करने वाले समूहों को हम क्या कहेंगे? द्वितीयक समूह। ऑगबर्न एवं लिमकॉफ ने लिखा है, द्वितीयक समूह उन्हें कहते हैं जिनमें प्राप्त अनुभवों में घनिष्ठता का अभाव होता है। आकस्मिक संपर्क की द्वितीयक समूह का सारत्व है। अन्य परिभाषा हम देखें तो लुंडबर्ग कहते हैं कि हम उन समूहों को द्वितीयक समूह मानते हैं जिनमें सदस्यों के संबंध अव्यक्तिक, हित प्रधान एवं व्यक्तिगत योग्यता पर आधारित होते हैं। और लुंडबर्ग की जो बुक का नाम है वो है सोशियोलॉजी। ऑगबर्न एंड निमकॉफ की बुक भी सोशियोलॉजी है, तो आप इनकी कृतियों के नाम भी याद रखेंगे। फेयरचाइल्ड के अनुसार समूह का वह रूप जो अपने सामाजिक संपर्क और औपचारिक संगठन की मात्रा में प्राथमिक समूहों की घनिष्ठता से भिन्न हो, द्वितीयक समूह है। तो हमने ये फेयरचाइल्ड, लुंडबर्ग, ऑगबर्न इनकी परिभाषाएं देखी। इन परिभाषाओं का यदि हम विश्लेषण करें तो हम पाते हैं कि द्वितीयक समूह वे समूह हैं जिनमें सदस्यों के बीच अव्यक्तिक संबंध पाए जाते हैं। व्यक्तिगत रूप में सदस्यों को जानना यहाँ आवश्यक नहीं होता। ऐसे समूहों में शारीरिक निकटता भी अनिवार्य नहीं होती। ये संबंध अनौपचारिक प्रकार के जीवन के किसी पक्ष से संबंधित होते हैं, अस्थायी प्रकार के होते हैं, विशेष हितों पर आधारित होते हैं और हस्तांतरणीय होते हैं। जहाँ हमने देखा कि प्राथमिक समूह के संबंध अहस्तांतरणीय होते हैं, लेकिन द्वितीयक समूह के जो आपके संबंध होंगे वो हस्तांतरणीय होंगे। यहाँ एक व्यक्ति के स्थान पर दूसरे का हस्तांतरण सुगमता से किया जा सकता है। ये समूह विशेष उद्देश्यों की पूर्ति हेतु बनाए जाते हैं। उद्देश्यों के पूर्ण होने पर ये स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। इन समूहों में उच्च तथा निम्न प्रकार की परिस्थितियाँ देखने को मिलती हैं। द्वैतिक समूह के सदस्यों के संबंधों में स्थायित्व और निरंतरता का अभाव पाया जाता है। ऐसे समूह के सदस्य अपने आप को दृढ़ भावनात्मक संबंधों में बंधा हुआ नहीं पाते। इनमें स्नेह, सहानुभूति तथा दूसरों के हित को अपना समझने की प्रवृत्ति साधारणतः नहीं पाई जाती। स्कूल, कॉलेज, राजनीतिक दल, मजदूर संघ, राष्ट्र आदि आपके द्वितीयक समूहों के उदाहरण है। यदि आपसे वन वर्ड में पूछ ले कि द्वितीयक समूहों के उदाहरण लिखिए, तो आप क्या लिखेंगे? स्कूल, कॉलेज, राजनीतिक दल, मजदूर संघ। इनमें विशेष नियमों के आधार पर सदस्यता प्राप्त की जाती है। द्वितीयक समूहों का आकार और क्षेत्र काफ़ी विस्तृत होता है। इन समूहों की सदस्य संख्या हजारों लाखों तक हो सकती है। इनमें साधारणतः संचार के माध्यम द्वारा सदस्यों से संपर्क स्थापित होता है। इन समूहों में सदस्यों में घनिष्ठता का अभाव पाया जाता है। इन समूहों में व्यक्ति को नहीं बल्कि उसके कार्य को महत्व दिया जाता है। सभी द्वितीयक संपर्क समझौते की प्रकृति के होते हैं। इस प्रकार के संपर्क में सदस्य समझौते की शर्तों के अनुसार ही बंधे रहते हैं। सदस्यों के व्यवहार में औपचारिक नियम, विधियां एवं परंपराएं पाई जाती हैं। इनके माध्यम से सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रित किया जाता है। द्वितीयक समूह के सफल संचालन के लिए आवश्यक है कि सदस्यों में समूहों के प्रति कुछ अपनत्व, त्याग एवं निष्ठा का भाव हो। इनके अभाव में कोई भी विश्वविद्यालय, कहीं हम जो द्वितीयक समूह है, हमारे श्रमिक संघ या राजनीतिक दल है, कुशलतापूर्ण कार्य नहीं कर सकते। किंग्सले डेविस ने बताया है कि समूह में निष्ठा और एकात्मकता अपने आप विकसित नहीं होती।
ये संचार के परिणाम स्वरूप एक व्यक्ति से दूसरे में विकसित होती है, विशेष रूप से ऐसे संचार के द्वारा जो निकट व्यक्तिगत संबंधों में पाया जाता है। तो हमने देखा कि द्वितीयक समूह क्या है। तो अब हम द्वितीयक समूह की विशेषताओं की बात करेंगे। तो हमने अभी जो इसकी अर्थ और परिभाषा की बात की, उसके आधार पर यदि हम विशेषताएं देखें तो इसकी विशेषता है कि जानबूझकर कुछ उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ये समूह संगठित किए जाते हैं। इन समूहों में सदस्यों का एक दूसरे को व्यक्तिगत रूप से जानना आवश्यक नहीं होता। आमने सामने के संबंध इन समूहों में नहीं पाए जाते। संचार के साधनों के द्वारा व्यक्ति आपस में संबंध स्थापित करते हैं। शारीरिक निकटता का अभाव पाया जाता है। इनका जो आकार होता है प्राथमिक समूह की तुलना में आप देखते हैं काफ़ी बड़ा होता है। जैसे हमने प्राथमिक समूह देखे थे, क्रीड़ा है, मित्र मंडली है, परिवार है, तो ये आपके सदस्य संख्या की दृष्टि से छोटे होते हैं। जबकि जो द्वितीयक समूह है ये आपके औपचारिक है, तो ये सदस्य संख्या की दृष्टि से काफ़ी विस्तृत होते हैं। ये समूह व्यक्ति के जीवन के किसी एक विशेष पहलू से संबंधित होते हैं। इन समूह में सदस्यों के उत्तरदायित्व बहुत सीमित होते हैं। इनमें संबंध समझौते की प्रकृति के होते हैं, जो आपके नियम या शर्तों में के आधार पर बंधे होते हैं और उनमें बंधे होते हैं। संबंधों में औपचारिकता पाई जाती है। यहाँ व्यक्ति की परिस्थिति का महत्व अधिक होता है। यहाँ संबंधों में घनिष्ठता का अभाव पाया जाता है। यहाँ व्यक्ति के बीच छू और जाओ जैसे संबंध होते हैं। ये समूह सदस्यों की विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए बनते हैं। इनका स्वतः विकास नहीं होता, इनकी जो रचना की जाती है। जबकि प्राथमिक समूह हमने देखे थे स्वतः विकसित होते हैं। अब हम द्वितीयक समूह का प्रकार्यात्मक एवं अप्रकार्यात्मक पक्ष देखेंगे। अब इसका प्रकार्यात्मक पक्ष क्या है कि सभ्यता जैसे जैसे हमारा समाज विकसित होता है, आपके यहाँ समूहों की संख्या भी बढ़ती है। आज मनुष्य ने अनेक द्वितीयक समूहों की सदस्यता ग्रहण की है। आप सर्विस में होते हैं तब बनते हैं, आप किसी राजनीतिक दल का सदस्य बनना चाहते हैं, आप किसी आर्थिक संघ या गतिविधि या संगठन के सदस्य होते हैं, तो आप किसी न किसी द्वितीयक संगठन के सदस्य होते हैं। तो आपके द्वितीयक जो समूह हैं उनका आपके जीवन में क्या महत्व है? तो सामाजिक परिवर्तन एवं प्रगति में सहायक होते हैं। ये समूह सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से सामाजिक प्रगति में योगदान देते हैं। इन समूहों के प्रभाव से ही व्यक्ति तार्किक दृष्टिकोण को अपनाता है, भाई भतीजावाद में कुछ सीमा तक मुक्त होता है और प्रथाओं, रूढ़ियों, अंधविश्वासों से छुटकारा पाता है। ये जो समूह है व्यक्ति में जागरूकता उत्पन्न करने का कार्य करते हैं, व्यक्ति को जागरूक करते हैं, तार्किक दृष्टिकोण को अपनाने में सहायता करते हैं। इन समूहों के माध्यम से ही व्यक्ति अपने अधिकारों के प्रति सजग रहने की भावना का विकास होता है। नेक्स्ट है, ये समूह व्यक्ति को श्रम के महत्व से परिचित कराते हैं, उसे कर्मठ बनाते हैं, श्रम का विभाजन और विशेषीकरण को प्रोत्साहन देते हैं। ये जो समूह हैं ये समाज के नियंत्रण में भी सहायक होते हैं। आज के जटिल औद्योगिक समाजों में इन समूहों के माध्यम से ही सामाजिक नियंत्रण बनाए रखा जा सकता है। प्रथाएं, परंपराएं, रूढ़ियाँ और धर्म आज विविधतापूर्ण जटिल समाजों में प्रभावशाली ढंग से सामाजिक नियंत्रण नहीं रख पाते, तो पुलिस, अदालत, कानून और प्रशासनिक संगठनों के माध्यम से व्यवस्था बनाए रखी जाती है। अब इसका अप्रकार्यात्मक पक्ष क्या है कि द्वितीयक समूह सामाजिक दृष्टि से पूर्णतः प्रकार्यात्मक हो ऐसा नहीं है, इनका भी अपना एक अप्रकार्यात्मक पक्ष है। औद्योगिकरण, नगरीकरण एवं जनसंख्या के बढ़ने के कारण महानगरीय क्षेत्रों में द्वितीयक समूहों के योग में वृहद समाज के एक रूप उभर कर हमारे सामने आया है। इन महानगरों में द्वितीयक समूहों की संख्या बहुत अधिक पाई जाती है। यहाँ चारों ओर भीड़ से घिरे रहने के कारण हर समय अपने को सैकड़ों हजारों लोगों के बीच पाते हुए व्यक्ति अकेलापन महसूस करता है, उसमें सूनापन है, आत्मीयता उसे नहीं दिखती, घनिष्ठता नहीं दिखती, तो वह क्या करता है, अलगाव महसूस करने लगता है। यहाँ व्यक्ति यह अनुभव करता है कि उसका कोई नहीं है, सब अपरिचित है, सब स्वार्थ के कारण उससे जुड़े हुए हैं। द्वैतिक समूहों के प्रभाव से पड़ोस और परिवार भी अछूते नहीं रहे। यहाँ भी व्यक्ति अपने स्वयं के हित को प्रधानता देने लगे हैं, उनमें व्यक्तिवादिता दिनों दिन बढ़ती जा रही है। यह सारी स्थिति व्यक्ति में एक घुटन को उत्पन्न कर रही है। तो हमने देखा कि व्यक्ति के जीवन में द्वितीयक समूहों का प्रकार्यात्मक पक्ष भी और अप्रकार्यात्मक पक्ष भी है, लेकिन हम प्राथमिक और द्वितीयक समूहों की तुलना करें या बात करें तो हम देखेंगे कि हमारे जीवन में प्राथमिक संबंधों का या समूहों का महत्व अधिक है। अब हम अगर दोनों समूहों में अंतर की बात करें तो हम देखेंगे कि इनके मध्य अंतर क्या है। तो प्राथमिक समूह का आकार छोटा है, द्वितीयक समूह का आकार बड़ा है। प्राथमिक समूह की सदस्य संख्या सीमित है, उसकी द्वितीयक समूह की सदस्य संख्या विस्तृत है। प्राथमिक समूह में शारीरिकता समीपता पाई जाती है जबकि द्वितीयक में नहीं।
प्राथमिक में संबंधों में घनिष्ठता और आत्मीयता होती है, द्वितीयक समूह में औपचारिकता होती है। प्राथमिक समूह में संबंधों में अनौपचारिकता है, जबकि द्वितीयक में औपचारिकता। प्राथमिक समूह स्वतः निर्मित होते हैं और द्वितीयक समूहों का विकास जानबूझकर विशिष्ट उद्देश्यों के लिए बनाया जाता है। प्राथमिक समूह के संबंध व्यक्तिक होते हैं, द्वितीयक समूह के संबंध अव्यक्तिक होते हैं। संबंध प्राथमिक समूहों में संबंध स्वयं में साध्य होते हैं, जबकि द्वितीयक समूह में संबंध स्वयं साध्य नहीं होते। प्राथमिक समूह में आमने सामने के घनिष्ठ संबंध पाए जाते हैं, द्वितीयक समूह में अप्रत्यक्ष संबंध पाए जाते हैं। प्राथमिक समूह में हम की भावना पाई जाती है, जबकि द्वितीयक समूह में इस भावना का अभाव होता है। यहाँ प्राथमिक समूह सामूहिकता को जन्म देते हैं, जबकि द्वितीयक समूह व्यक्तिवादिता को जन्म देते हैं। तो ये हमने इन दोनों के मध्य अंतर देखा। तो जबकि आप प्राथमिक समूह का उदाहरण की बात करेंगे तो आपके उदाहरण क्या हैं? परिवार, पड़ोस, क्रीड़ा समूह, मित्र मंडली, साझेदारी, लघु समुदाय, ये आपके प्राथमिक समूह के उदाहरण हैं। जबकि द्वितीयक समूह के क्या हो जाएंगे? सेनाएं, राजनीतिक दल, बड़े व्यापारिक संगठन, मजदूर संघ, विश्वविद्यालय, आपका कॉलेज, राष्ट्र, ये सभी आपके द्वितीयक समूह के उदाहरण हैं। तो आपकी द्वितीयक समूह की भौतिक विशेषताएं क्या हो गई? प्राथमिक समूह की भौतिक विशेषताएं क्या हो गई? शारीरिक समीपताएं, लघु कार्य, संबंधों की निरंतरता है। मानसिक विशेषताएं क्या होगी? उद्देश्यों की समानता है, संबंध स्वयं साध्य हैं, व्यक्तिक संबंध हैं, संबंधों की पूर्णता है, संबंध स्वयं विकसित होते हैं। ये आपके प्राथमिक समूह की विशेषताएं। द्वितीयक समूह की विशेषताएं क्या हो गई? बड़ा आकार है, शारीरिक निकटता का अभाव है, सीमित उत्तरदायित्व है, समझौते पर आधारित संबंध है, औपचारिकता है, घनिष्ठता का अभाव है, विशिष्ट उद्देश्यों से निर्मित है, भावनात्मक लगाव नहीं होता। तो ये सारी आपकी द्वितीयक समूह की विशेषताएं हो गई। स्टीवर्ट एवं गिलिन ने अपनी बुक इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी में प्राथमिक एवं द्वितीयक समूह के भेद के बारे में 2 महत्वपूर्ण बातों का उल्लेख किया है। अगर आपके ये आंसर आता है कि प्राथमिक एवं द्वितीयक समूह में अंतर लिखिए, तो आप अपने अंतर बताते हुए आप स्टीवर्ट और गिलिन की बात ज़रूर करेंगे, तो आपका मार्क्स अच्छे मिलेंगे आपको। इन्होंने पहला महत्वपूर्ण वो बात बोली कि प्राथमिक में द्वितीयक समूह केवल आदर्श प्रारूप है, जिनका उद्देश्य अध्ययन और विश्लेषण को सुगम बनाना है। वास्तविक जीवन में अधिकांश संबंध ना तो प्राथमिक होते हैं और ना ही द्वितीयक, परंतु उनमें दोनों की ही विशेषताओं का समावेश होता है। द्वितीय पॉइंट इन्होंने दिया कि प्राथमिक समूहों का निर्माण द्वितीयक समूहों से होता है। सेना, विश्वविद्यालय, फैक्ट्री, उद्योग द्वितीयक समूह है, जिनमें अनेक छोटे छोटे प्राथमिक समूह, मित्र मंडली, गपशप समूह हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कॉलेज आपका द्वितीयक समूह है, लेकिन यहाँ आके आपका एक मित्र मंडली बनती है, तो वो आपका प्राथमिक समूह हो गया। तो द्वितीयक समूह ने प्राथमिक समूह को जन्म दिया। तो ये हमने आज प्राथमिक और द्वितीयक समूह देखे। एक होता है आपका आभासी या अर्ध प्राथमिक समूह। ये क्या है? ये कुछ ऐसे समूह देखने को मिलते हैं आप में, जिनमें आपको समाज में प्राथमिक और द्वितीयक दोनों की मिश्रित विशेषताएं पाई जाती हैं, जिन्हें कूले अर्ध प्राथमिक समूह कहते हैं। अब कूले ने कौन सी 2 अवधारणाएं दे दी? एक तो प्राथमिक समूह की और एक अर्ध प्राथमिक समूह की। इन्हें अर्ध प्राथमिक समूह इसलिए कहा जाता है क्योंकि समूह की सदस्य संख्या, घनिष्ठता एवं आमने सामने की दृष्टि से तो प्राथमिक है, किंतु संरचना व संगठन की दृष्टि से द्वितीयक समूहों के निकट होते हैं। ये समूह स्वतः विकसित नहीं होते, वरन इनका जानबूझकर निर्माण किया जाता है। इनका लक्ष्य कुछ विशिष्ट हितों की पूर्ति करना होता है। अर्ध प्राथमिक समूह को परिभाषित करते हुए कूले लिखते हैं, ये घनिष्ठ आमने सामने के संबंधों द्वारा संगठित वे समूह हैं जो अपने संगठन संबंधी विशेषताओं और विशेष उद्देश्यों के कारण सीमित आकार के होते हैं। कूले ने अर्ध प्राथमिक समूहों में स्काउट ग्रुप, लघु विचार गोष्ठी, सामाजिक वर्ग, क्लब, ग्रामीण मनोरंजन केंद्र आदि को गिना। बॉटमोर ने आभासी समूहों को परिभाषित करते हुए लिखा। तो अब आपको प्राथमिक समूह और अर्ध प्राथमिक समूह की परिभाषा किसने दी? कूले ने। जबकि जो आभासी ग्रुप को किसने दिया? वो दिया बॉटमोर ने। तो आपसे पूछा जा सकता है कि आभासी समूह की अवधारणा किसके द्वारा दी गई? तो बॉटमोर के द्वारा दी गई। इनके अनुसार आभासी समूह एक ऐसा योग है जिसमें संरचना एवं संगठन की कमी होती है और जिसके सदस्य समूह के अस्तित्व के प्रति अनभिज्ञ तथा कम जागरूक हो सकते हैं। आप आभासी समूहों में सामाजिक वर्ग, परिस्थिति समूह, आयु और लिंग समूह तथा भीड़ को सम्मिलित करते हैं। तो हमने ये आभासी और अर्ध समूह की बात की। धन्यवाद।